नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बीस्टोन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम के तहत सभी महत्वपूर्ण सोर्सेज से लिए गए करंट अफेयर पर हम चर्चा करते हैं, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। इन तीन सोर्सेज को हम सबसे ज़्यादा फोकस में रखते हैं। ये एक डेली करंट अफेयर वीडियो है। अगर आप इनको रोजाना फॉलो करते हैं तो 1.5 साल का करंट अफेयर आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। ये गारंटी मैं हमेशा देती हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, इनको लगातार देखते रहना है, रिवाइज करना है, और अगर आप चाहते हैं तो एक मंथली मैगजीन को भी साथ में फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ इतना करने से करंट अफेयर की सफिशिएंट तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है राजा रवि वर्मा। इनको लेके एक आर्टिकल आया था, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण पेंटिंग्स हैं वो भी देखेंगे। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं उसके अंदर जब हम पेंटिंग्स पढ़ते हैं, और पेंटिंग्स में भी जब हम मॉडर्न इंडिया में आ जाते हैं, औपनिवेशिक भारत की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर राजा रवि वर्मा का जिक्र किए बिना उस कला के बारे में बात करना अधूरा रहता है। तो थोड़ा सा आपका स्टैटिक का भी पोर्शन हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है हिम तेंदुए पर सर्वेक्षण। अभी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उनके द्वारा हिम तेंदुआ और इनका जो प्रे होते हैं, जिनका ये शिकार करते हैं, उनके बीच संबंध पर एक स्टडी की गई है। तो क्या कुछ स्टडी में पता चला है, और हिम तेंदुए के बारे में जनरल फैक्ट्स, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मारबर्ग वायरस। लगातार दुनिया एक से एक वायरस के साथ जूझ रही है, और मुझे कम से कम ये लगता है कि शायद अब ये कभी ख़त्म नहीं होगा। हमें अपनी तरफ से एहतियात रखने की ज़रूरत है, अपनी इम्यूनिटीज़ को बूस्ट रखने की ज़रूरत है, और चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आज एक वायरस है, हो सकता है कल को मैं आपको न्यूज़ में एक दूसरा वायरस पढ़ा रही हूँ। तो मारबर्ग वायरस, मंकी पॉक्स इससे पहले हमने पढ़ा था, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का टैग मिल गया है। देखिए, भारत में 5 नई वेटलैंड्स को जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेटलैंड है इसका टैग दे दिया है। तो 5 कौन कौन से वेटलैंड है, किस किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, वेटलैंड होते क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है, और वेटलैंड के महत्व पर एक बहुत ज़रूरी प्रश्न, इस पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो सकुराजिमा ज्वालामुखी होगा। देखिए, जो वोल्केनो सकुराजिमा, ये अभी हाल ही में जापान का जो एक वेस्टर्न आइलैंड है क्यूशो, उसमें एक्चुअली विस्फोट हुआ है। तो उस आइलैंड की मैप में लोकेशन हम देखेंगे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप का ये वोल्केनो था वो टाइप समझेंगे, ठीक है, और कुछ बेसिक जानकारियाँ हम जो है इंडिया के बारे में भी देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, राजा रवि वर्मा। देखिए, जब भी आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ें जिसके बारे में पिक्चर्स देखना संभव है, तो गूगल पर अवश्य देखिए। आपके पास स्मार्टफोन है, उसी के जरिए आप मुझे देख पा रहे हैं, तो उसको थोड़ा और यूज़ कर लीजिए। गूगल पर ज़रूर जो है चीज़ें देखा कीजिए। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ राजा रवि वर्मा, तो पेंटिंग से रिलेटेड है, मतलब आपने गूगल करके इनकी पेंटिंग्स के बारे में एक बार देख लेना है। कई बार सिर्फ उसी देखने से आपको टॉपिक याद रह जाता है, किसी प्रश्न को हल करने में आपको मदद मिल जाती है, एंड यू डोंट नो यूपीएससी में कब कौन सी इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन को हल करने में आपके काम आ जाए। अच्छा, इसी से एक और बात निकलती है, मैं बता देती हूँ। यूपीएससी का पेपर सिर्फ और सिर्फ रटने का या पढ़ने का पेपर नहीं है। ये आपकी एक इंटेलिजेंस का, आप एक पैनिक की सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आप अपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने बचपन से लेके आज तक, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बचपन से लेके आज तक आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन अर्जित की है, चाहे वो ट्रैवल के जरिए की है, चाहे वो मूवीज़ के जरिए की है, कोई वेब सीरीज़ आप देख रहे हैं, आप नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ रखते हैं, आप पेंटिंग करते हैं, आपको नए नए ब्लॉग्स पढ़ने का शौक़ है, ये सारी चीज़ें उस 2 घंटे के प्रीलिम्स के पेपर में काम आती है। और उसको कैसे आप इम्प्लाई करते हैं और उसके बेस पर कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर तक पहुँचते हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो अगर आप अपनी तैयारी की प्रारंभिक अवस्था में हैं, तो प्लीज़ यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे नहीं कि मेरा टॉपिक हो गया है या नहीं हो गया, नहीं, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति के द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या एक प्रोसेस जो है सोची जाएगी, क्या कुछ वो एलिमिनेट करेगा, क्या कुछ वो ठीक मानेगा, ये सीखिए। ये आपको जो है पेपर में हेल्प करेगा। तो ठीक है, आज एक यूपीएससी का क्वेश्चन मैं लेके भी आई हूँ आपके लिए। तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक राजा रवि वर्मा पे। थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हम चले गए थे।
तो देखिए, जो औपनिवेशिक युग था उसमें भारतीय सौंदर्य शास्त्र और कला को फिर से परिभाषित करने वाले जो महान कलाकार हैं वो राजा रवि वर्मा हैं। इनकी 175वीं जो है आप कह सकते हैं आने वाली है बेसिकली जयंती। तो जो किलमनूर है वहाँ का जो इनका शाही परिवार है, उन्होंने भारत सरकार से एक मांग रखी है कि इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जो कि मरणोपरांत दिया जाता है उससे बेसिकली सम्मानित किया जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा और देखते हैं कि क्या कुछ गवर्नमेंट इसके ऊपर एक आप कह सकते हैं निर्णय लेती है। तो देखिए, 29 अप्रैल 1848 को जो तत्कालीन त्रावणकोर वाला राज्य था वहाँ पर किलिमनूर में एक अभिजात वर्ग में जो है इनका जन्म हुआ था। बेसिकली महिला केंद्रित इनकी पेंटिंग्स रही हैं और उन पेंटिंग्स में महिलाओं की जो वेशभूषा रही है, उनका जो श्रृंगार रहा है, उनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाने वाला एक पूरा का पूरा उनका जो गेटअप रहा है वो अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है। आप गूगल करेंगे आपको समझ जरूर आएगा। तो देखिए, आमतौर पर इनको आधुनिक भारतीय कला के जनक के रूप में द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट इसके रूप में इनको जाना जाता है। देखिए, इसके अलावा इनको दरअसल आम जनमानस के द्वारा इसलिए भी याद किया जाता है कि देवी देवता जो उस टाइम पर आम लोगों की पहुंच से दूर थे, कैसे बहुत इस तरह की प्रिंटिंग प्रेसेस नहीं थी कि भगवान के इतने सारे फोटो छप गए हैं कि सड़क पर भी पड़े हैं, पानी में भी बह रहे हैं और पीपल के पेड़ के नीचे भी हैं। ऐसा नहीं था, बहुत लिमिटेड जो है फोटोज बनते थे। ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस की सुविधा ना होने की वजह से एक फोटो अगर बनता था तो उसकी फिर कॉपी नहीं हो सकती थी, तो वो एक फोटो की कीमत बहुत ज़्यादा थी। ऑब्वियस सी बात है, वो बड़े बड़े घरानों में बड़े बड़े राजमहलों की शोभा बनते थे। एक तो कारण ये था कि जो मध्य वर्ग था, जो आम आदमी था, उस बेचारे को अपनी देवी देवताओं तक पहुँच ही नहीं थी। दूसरा रीज़न क्या था, मंदिर के द्वार बहुत सारी जातियों के लिए बंद थे, तो अपने देवता का दर्शन करने के लिए वो लोग तरसते थे। राजा रवि वर्मा ने हिंदू देवी देवताओं को उस ऊंचे तख्त पे से उतारकर मानवीय चित्रांकन के द्वारा उनका मानवीय रूपांतरण करके उनको पिक्चर्स में ढाला। फिर उन पिक्चर्स को प्रिंटिंग प्रेस के जरिए असंख्य संख्या में छापा और घर घर में देवी देवता पहुंच गए। तो इसीलिए देवी देवताओं से उनके भक्तों को मिलाने वाले के रूप में कहीं ना कहीं इनको जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो हिंदू देवी देवता का मानवीय चित्रण किया, उसको जो महंगे महंगे कैनवास थे वहां से उतार दिया और लिथोग्राफिक प्रेस के माध्यम से, ये जो लिथोग्राफिक प्रेस होती है ये ऑयल और वाटर के सेपरेशन पर बेसिकली काम करती है। डजंट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इनको बेसिकली क्या है, लिथोग्राफिक प्रेस के माध्यम से जो कामगार वर्ग था, ठीक है, उसके घरों तक, उसके प्रार्थना कक्ष तक, उसके निवास स्थान तक जो है पहुंचा दिया। राइट, ऐसा माना जाता है कि 58 साल की उम्र में, ठीक है, 58 साल की उम्र में जब उनका देहांत हुआ तब तक वो 7000 पेंटिंग्स बना चुके थे। यहाँ तक कि जो किलिमनूरू पैलेस है वहाँ पर उनकी अंतिम पेंटिंग जो अपनी मृत्यु से पहले वो बना रहे थे वही बची है इकलौती, जो किसकी थी, एक पारसी महिला की थी और ये एक अधूरा चित्र है, उसको वो पूरा नहीं कर पाए थे। जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इतना हमने समझा। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। तो क्या है महत्वपूर्ण, तो इनको कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। तो देखिए, 1873 में एक पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, एक नाया स्त्री जो अपने बालों को संवार रही है। ठीक है, तो उस पेंटिंग को एक्चुअली 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पहला तो देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर का स्वर्ण पदक इनको मिला है। इसके अलावा वियना में आयोजित एक कला प्रदर्शनी में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के पुरस्कार से इनको जो है नवाजा गया है। इसके अलावा जो वॉयसरॉय कर्जन था, ठीक है, उसके द्वारा भी राजा रवि वर्मा को केसर ए हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। 2013 में बुध की एक क्रेटर का नाम भी राजा रवि वर्मा को सम्मान देने के लिए इनके नाम पर रखा गया है। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट सम्मान आप कह सकते हैं जो इनको दिए गए थे। ठीक है, तो इनके बारे में आपने क्या क्या याद रखना है।
पहली बात, इन्होंने आम जनमानस तक देवी देवताओं को पहुंचा दिया। दूसरी बात, आधुनिक कला के पिता के रूप में, जनक के रूप में इनको जाना जाता है। तीसरी बात, जो जो इनको सम्मान मिले हैं। चौथी बात वो मैं आपको क्वेश्चन के रूप में बताऊंगी, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक पेंटिंग है, हंस से बात करती हुई स्त्री, इसको टाइटल दिया गया है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि बहुत नेचुरली मतलब चीज़ें देखने को मिलती है। एक और बात ध्यान रखिएगा, राजा रवि वर्मा की कई बार आलोचना भी की जाती है कि वो बहुत अलंकृत कर देते थे चीज़ों को, बहुत ज़्यादा सजा देते थे, ठीक है। तो एक इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं इनकी, देख लेते हैं। एक भिखारी परिवार, अर्जुन और सुभद्रा, एक हंस से बात करती हुई दमयंती आपके सामने है, शकुंतला, लेडी इन द मून लाइट, लेडी विद द मिरर और वीणा वाली महिला। कुछ नाम याद कर लीजिएगा, कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ जाते हैं। अब आइए एक मज़ेदार सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए राजा रवि वर्मा के बारे में 3 कथन आपको दिए गए हैं, आपने कौन सा सही है ये बताना है। पहला ये कह रहा है कि राजा रवि वर्मा को जो त्रावणकोर के तत्कालीन शासक थे अय्यलम थिरुलम, ठीक है, आई थिंक ये अय्यलम थिरुन्नल होगा, ठीक है, इन्होंने क्या संरक्षण दिया था। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, याद कर लीजिएगा। दूसरा ये कह रहा है रवि वर्मा ने डच कलाकार जिनका नाम है थियोडोर जेनसन से वाटर कलर पेंटिंग, और हमारे एक शाही चित्रकार थे रामास्वामी नायडू, उनसे ऑयल पेंटिंग में जो है ट्रेनिंग ली थी। देखिए बहुत ही मुश्किल फैक्ट है, लेकिन अगर हम यूपीएससी के एक जनरल ट्रेंड को फॉलो करें कि जब वो एक क्वेश्चन में, एक स्टेटमेंट में 2 फैक्ट देते हैं तो वो जनरलिस्ट को स्विच कर देते हैं, ठीक है। ऐसा जनरली वो करते हैं, धीरे धीरे वो ट्रेंड बदल रहे हैं, सारे ट्रिक्स फेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे भी 2 फैक्ट है। अगर इनको मुझे गलत करना है तो मैं इनको आपस में रिप्लेस करके बड़ी आसानी से स्टेटमेंट गलत बना सकती हूँ, वो यहाँ भी किया गया है। एक तरीका तो ये हो सकता है सॉल्व करने का, सबसे बेस्ट तरीका तो पढ़ाई है। एक तरीका ये हो सकता है कि देखिए जो ऑयल पेंटिंग्स थी, ठीक है, वो बेसिकली इंडिया में उतनी फेमस नहीं थी। इंडिया में वाटर कलर पेंटिंग जो है इस टाइम पे ज़्यादा प्रचलित थी। ऑयल पेंटिंग जो है थोड़ा सा जो अंग्रेज लोग थे, इन लोगों ने थोड़ा भारत में आके प्रचारित की थी। अगर इस फैक्ट के साथ देखा जाए तो डच ने वाटर कलर पेंटिंग और शाही वाले ने ऑयल पेंटिंग का प्रशिक्षण दिया था। तो थोड़ा सा जाता नहीं इस बात के साथ, क्योंकि भारत वाला जाना चाहिए था वाटर के साथ और डच वाला जाना चाहिए था ऑयल के साथ। तो अगर इस कॉमन सेंस से भी आप सॉल्व करें तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको गलत है, ये आपस में फैक्ट को क्या है रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तीसरा ये कह रहा है राजा रवि वर्मा जो भारतीय चित्रकला परंपरा है और एक आप कह सकते हैं यूरोपीय प्रकृतिवाद, यूरोपीय नेचुरलिज्म जो थी, इन दोनों परंपराओं के जो सौंदर्य सिद्धांत थे उनको अपनी शैली में समाहित कर लिया। देखिए 2 स्कूल ऑफ आर्ट बेसिकली चलते थे, एक तो जो ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट को फॉलो करता था, दूसरा एक यूरोपियन नेचुरलिज्म लेकर आया गया जिसमें यह बताया गया कि जो चीज़ें जैसी हैं उनको बिना बढ़ाए चढ़ाए वैसा ही दिखाने पर कोशिश की जाए। तो दरअसल अपना अपना ये चलता था, कुछ लोग इसको फॉलो करते थे, कुछ लोग इसको। राजा रवि वर्मा ने इन दोनों ही स्कूल ऑफ आर्ट को बेसिकली अपनी पेंटिंग के अंदर समाहित किया है, इसीलिए जो है इनको थोड़ा सा और ज़्यादा जाना जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और ये इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिहाज से, तो इसको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा कथन सही है। अब मुझे पता है मेरा 2 गलत है, तो मान लीजिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, केवल 1 और 3 ये वाला मेरा जो आंसर है ये ठीक हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक की, हिम तेंदुए पर जो है सर्वेक्षण हुआ है, ठीक है। तो देखिए जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हिम तेंदुए पर जो है क्या है सर्वेक्षण किया है, हिमालयी अध्ययन पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है, इसके तहत दरअसल ये स्टडी की गई और इसमें जो साइबेरियन आइबेक्स है और जो नीली भेड़ है जो कि हिम तेंदुए के जनरली शिकार बनते हैं, इनके और हिम तेंदुए के संबंधों के बीच में जो है स्टडी की गई। एक नया खुलासा हुआ, वो ये हुआ, कुछ बहुत बड़ा खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन ये बताया गया जो स्नो लेपर्ड का निवास स्थान है उसका उपयोग और जो नीली भेड़ और साइबेरियन आइबेक्स जैसे इसकी शिकार प्रजातियां, इनके बीच में एक मजबूत संबंध पर प्रकाश डालता है। मोटे तौर पर स्टडी में ये कहा कि अगर हिम तेंदुआ कहीं देखा गया था और फिर आप उसकी खोज करें तो वहाँ वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ पर पता है कि हिम तेंदुए का एक निवास स्थान हो सकता है और वहाँ पर अगर आइबेक्स और नीली भेड़ आपको जनरली मिलती हैं
तो वहाँ पर हिम तेंदुए के मिलने के ज़्यादा चांसेस होंगे। बेसिक सी बात है भाई, जहाँ खाना होगा वहाँ तेंदुआ होगा, राइट। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो हिम तेंदुआ है, स्नो लेपर्ड है, इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो वैज्ञानिक नाम इसका पैंथेरा उनिशिया है, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट की अगर बात की जाए तो इसको वल्नरेबल, ठीक है, यानी कि कमजोर की श्रेणी में जो है वर्गीकृत किया गया है। जो भारत का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसकी जो अनुसूची 1 है उसमें इसको रखा गया है। वहां रखने का मतलब होता है कि इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। अगर कोई इसका शिकार करता है तो उसको बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में सजा और जुर्माना भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अगर बात की जाए इनकी वैश्विक जनसंख्या की तो 10,000 से भी ये कम है। अब जब जनसंख्या की बात हमने की है तो हमें ये भी पता होना चाहिए फिर वो जनसंख्या पाई कहाँ पर जाती है। 2 लेवल पर पता होना चाहिए। जब भी किसी प्रजाति के बारे में पढ़ें तो ऑलवेज क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ मिलती है, वो नेशनल लेवल पर कहाँ मिलती है। ज़्यादातर हर क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट इससे निकलती ही है। तो देखते हैं अफगानिस्तान में, हिमालय और तिब्बती पठार में, मंगोलिया, साइबेरिया और पश्चिमी चीन में लगभग 3,000 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर जो अल्पाइन और सब अल्पाइन क्षेत्र होते हैं वहां पर यह पाया जाता है। जिसके नाम के सामने हिम लगा हो, भाई वो हिम में ही मिलेगा, है ना, मैदान में क्यों मिलेगा। तो ये ठंडी जगह पर, कहा 3,000 से 4,500 की ऊंचाई पर अल्पाइन और सब अल्पाइन वाले एरिया में मिलते हैं। अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड में ये जो है पाया जाता है, राइट। अब भाई हम इसके बारे में क्यों सर्वे कर रहे हैं, चलो आप और मैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि UPSC में आना है। ये लोग क्यों सर्वे कर रहे हैं, कुछ महत्व होगा इसका। सबसे पहली बात तो देखिए, हर जो भी आप कह सकते हैं प्रजाति इस पृथ्वी पर पाई जाती है, इस पृथ्वी के इकोसिस्टम में उसका कुछ ना कुछ तो रोल है। भगवान जी ने कुछ तो सोच के बनाया है ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये स्पेसिफिकली देखते हैं कि क्या इनका महत्व है। देखिए जो ये शिकारी हैं, ठीक है, ये उच्च अक्षांशों पर शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मैं समझाती हूँ। अगर लंबे समय तक ये हिम तेंदुए कहीं पर ना रहें तो ट्रॉफिक कास्केड बेसिकली ये जन्म हो जाता है। क्या होता है, एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमारा इस तरह का एक फूड पिरामिड है, ठीक है, यहाँ पर घास फूस है, यहाँ पर कुछ घास फूस खाने वाले जीव हैं, यहाँ पर इन जीवों को खाने वाले लोग हैं। तो अगर ये जो लोग हैं इनको खाने वाला जो मांसाहारी सर्वोच्च श्रृंखला, जो हमारी एक खाद्य श्रृंखला है, इसके सबसे ऊपर बैठा है या फूड पिरामिड में सबसे ऊपर बैठा है, अगर ये नहीं रहेगा तो नीचे वाले लोग जिनको ये लोग खाते हैं उनकी जनसंख्या क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। यानी कि जो नीली भेड़ है, आइबेक्स है, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो ये ज़्यादा घास चरेंगे, ज़्यादा वनस्पतियों को खाएंगे, तो इससे फाइनली वनस्पतियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगेगा। तो एक बैलेंस होने के लिए हिम तेंदुओं का रहना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो उस आइबेक्स को, उस नीली भेड़ को अपने भोजन का जो है एक माध्यम बना सके, राइट, जिससे जो है चीज़ें बैलेंस रहे, ठीक। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वनस्पति आवरण है उसको बैलेंस करने में, प्रोटेक्ट करने में हमें हेल्प मिलेगी, ठीक। चलिए आइए अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेटमेंट जो है आपके सामने दी गई है। पहला कह रहा है हिम तेंदुआ खाद्य श्रृंखला में शीर्ष शिकारी के रूप में पहाड़ के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। भाई कोई इकोसिस्टम हेल्दी है या नहीं, इससे पहले में ये पता हो कि कोई इकोसिस्टम बैलेंस में है या नहीं। अगर सब कुछ बैलेंस में, मेरी बॉडी में अगर सब कुछ बैलेंस में काम कर रहा है, वात पित्त कफ सब बैलेंस में, सारे विटामिन्स जो हैं सब कुछ, आयरन हीमोग्लोबिन सब बैलेंस में, दैट मीन्स आई एम हेल्दी, राइट। सेम फॉर इकोसिस्टम। तो भैया ये खाद्य श्रृंखला में क्योंकि ऊपर है तो उस अपने रोल के बेस पर ये सुनिश्चित करते हैं कि क्या आपका इकोसिस्टम पहाड़ी वाला, क्योंकि ये ऊंचे स्थानों पर मिलते हैं, वो हेल्दी है या नहीं, पूछ रहा है, बताइएगा। दूसरा कह रहा है भारत में हिम तेंदुआ केवल लद्दाख में पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे देना है क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं और आपने ये देखना है कि आपने कितना पढ़ा है, राइट। तो चलिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं अपने थर्ड टॉपिक की, क्या है, मार्बर्ग वायरस, राइट। मैंने आपको बताया नए नए वायरस आ रहे एंड वी हैव टू स्टडी, ठीक है। चलिए
तो देखिए पश्चिम अफ्रीका का जो घाना है, ठीक है, वहाँ पर अत्यंत संक्रामक और घातक मारबर्ग वायरस जो है इसके पहले मामले की बेसिकली पुष्टि हुई है। ठीक है, जब पश्चिम एशिया का घाना वर्ड आ जाए तो इसका मतलब ये वेस्ट एशिया का आई एम सॉरी वेस्ट अफ्रीका, इसका मैप भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कैसे? पहले तो पता हो कि वेस्ट अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, दूसरा पता हो घाना, क्योंकि न्यूज़ में घाना के आसपास कौन कौन सी कंट्री है, क्या ये लैंडलॉक है या इसकी जो है पानी से सीमा बनती है। ये कुछ क्वेश्चंस आपके मन में उठने चाहिए। ऐसे ही पढ़ना सीखिए, किसी और पे क्यों डिपेंड रहना, धीरे धीरे तो खुद ही पढ़ना है। चलिए करंट हम करा देंगे, स्टैटिक तो आपने पढ़ना है, चलिए वो भी क्लास में हो जाएगा, पेपर तो आपने ही देना है। तो पेपर में भी इंटरलिंकिंग कीजिए, न्यूज़ में क्या था, इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, इससे मैं और क्या पढ़ सकता हूँ, पढ़ सकती हूँ, है ना। चलिए तो देखते हैं। देखिए अधिकतर जो मामले मिले हैं वो अफ्रीका के युगांडा में, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, केन्या में, दक्षिण अफ्रीका और हाल में गिनी और घाना में जो है आए हैं। गिनी भी न्यूज़ में था। ठीक है, तो जब इस वायरस के केसेस मिले हैं तो इस वायरस के बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। तो देखते हैं। सबसे पहली बात तो विषाणु जनित ये रोग है, वायरस है, बेसिकली वायरस की वजह से होता है, जो रक्तस्रावी बुखार का, जिसमें ब्लड बेसिकली वो हो जाता है, तो उस वाले एक फीवर का ये रीजन बनता है। जो ये फैलता है ये बेसिकली चमगादड़ों से फैलता है। मृत्यु दर इसमें 88% है। डिपेंड ऑन कि किस तरह की हेल्थ केयर प्रोवाइड की गई है, 28% से लेकर 88% तक की उसकी मृत्यु दर है। बेसिकली 55% के आसपास तो है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर 100 लोगों को इस वायरस की वजह से बुखार होता है तो 55 to 88 लोग जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये कैसे हुआ? तो माना जाता है कि ये जो मानव संक्रमण था ऐसी खान या ऐसी गुफाएं में लंबे टाइम तक रहने का परिणाम था, जो कि राउसेटस बेट कॉलोनिया, ठीक है, राउसेटस बेट कॉलोनिया मौजूद थी। देखिए आप क्या है, माइनिंग वगैरह के लिए गुफाओं में, खानों में बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। मान लीजिए वहाँ पे चमगादड़ों की एक पर्टिकुलर स्पीसीज की कॉलोनी थी, तो चमगादड़ों की वजह से क्योंकि वायरस फैलता है, तो जब आप उस गुफा में लंबे टाइम तक थे तो वायरस आपको भी हो जाएगा, है ना। तो ये एक रीजन था। ठीक है, जो राउसेट्स ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट बैट है या फिर उसको मेगा बैट्स की एक प्रजाति है, इसको क्या बोलते हैं? इसको डॉग फीस्ट फ्रूट बैट या फिर फ्लाइंग फॉक्स के रूप में भी जाना जाता है। देयर आर डिफरेंट नेम्स। ठीक है, अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन है ये बेसिकली इबोला वायरस की जो फैमिली है उससे बिलोंग करता है। इबोला वायरस ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान किया था दुनिया को, उसमें भी अफ्रीका में ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिली थी, और अब इबोला वायरस की फैमिली वाला ये मारबर्ग वायरस फिर से परेशान कर रहा है, उसमें भी अफ्रीका को ज़्यादा परेशान कर रहा है। ठीक बात है। 1967 से देखिए ये होना शुरू हुआ था और तब से अब तक इसके केवल 12 आउटब्रेक हो चुके हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो है आपके दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में हुए थे। यानी कि ये एक रीज़न ऐसा है जहाँ पर हमें ज़्यादातर इसके केस देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब थोड़ी सी मैपिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये खतरनाक वायरस भाई आया कहाँ से? भाई शुरुआत कहाँ से हुई वो तो समझ में आ गया, चमगादड़ से होता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक माइंस वगैरह, खान वगैरह, गुफा वगैरह में रहेंगे तो हो जाता है। बट स्टार्टिंग कहाँ से मानी जाती है कि स्टडी है। 1967 में जर्मनी में मार्बर्ग नाम का एक शहर था और साथ में एक था बेलग्रेड। ठीक है, और जो युगोस्लाविया है जिसको अब सर्बिया कहते हैं, वहाँ पर इसका मामला आया था। दोनों शहरों में एक साथ ये बीमारी फैली थी। कैसे फैली थी? दरअसल युगांडा से लाए गए जो कुछ बंदर थे, ठीक है, उनको बेसिकली एक प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट के लिए रखा गया था, उसी से माना जाता है कि ये जो है शुरू हुआ है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए वेस्ट अफ्रीका के मैप की मैं बात कर रही थी, तो ये है। सबसे पहले तो हमें पता हो कि भैया घाना कहाँ पे है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये आपका घाना है, क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ में था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन, गैबोन है, कॉन्गो है, कैमरून है, ठीक है, इक्वेटोरियल गुयाना है, और छोटी छोटी कुछ कंट्रीज है, बुर्किना फासो है, बेनिन है, माली, नाइजर, ठीक है, मॉरिशस, फिर सेनेगल है, गैम्बिया है, गुयाना है, ठीक है,
आपका लाइबेरिया है, ये सब आप जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दीज आर सो मैनी कंट्रीज, एक बार में याद नहीं होंगी, बार बार में आप देखते रहिए। अच्छा एक काम करते हैं, क्या करेंगे कि अगर खाना हम लोग खा रहे हैं तो मैप देखेंगे, चाय अगर हम पी रहे हैं तो मैप देखेंगे, ये यूट्यूब पे शॉर्ट्स और टिकटॉक की वीडियोस नहीं देखेंगे, ठीक है, हम मैप देखेंगे, राइट, प्रॉमिस। अगर ऐसा करेंगे तो मैप आपका बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद संचरण कैसे होता है। जब कोई व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है तो मार्बर्ग से मानव में संचरण, या तो सीधे संपर्क से, डायरेक्ट कांटेक्ट से, जो हमारी त्वचा श्लेष्मा झिल्ली जो होती है, या फिर जो उसका ब्लड है, कोई लिक्विड उसकी बॉडी से अगर आया है, उसके अंग या अन्य शारीरिक जो तरल पदार्थ स्लाइवा वगैरह है उससे हो सकता है, या फिर ऐसी सतह, ऐसी सामग्रियां जो संक्रमित व्यक्ति ने टच की हैं, जैसे बिस्तर जहां वो बैठा था वो जगह, उसके यूज किए हुए सामान, अगर उनको आप छूते हैं, उनके कांटेक्ट में आते हैं, तो ये संक्रमण जो है आपको लग सकता है, ठीक बात है। इसका परीक्षण कैसे होता है, तो देखिए इस WHO का कहना यह है कि इसके बारे में कोई वैक्सीन तो ऐसा सच हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन देखिए जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट परख ELISA, ये नाम कब सुने थे हमने, कोविड के टाइम पे सुने थे क्या, हाँ तभी सुने थे, ठीक है। इन परीक्षण का उपयोग करके जो है इसके मामले की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है। अभी तक हम कोविड पढ़ रहे थे, फिर कोविड के वेरिएंट पढ़ रहे थे, फिर मंकी पॉक्स आ गया, अभी मार्बर्ग आ गया, इबोला था, और भी बहुत सारे थे, निपाह वायरस था केरल वाला, राइट, देयर आर सो मैनी यार। तो हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था जो मार्बर्ग वायरस से तो नहीं था ऑब्वियसली, बट हेपेटाइटिस पे था। तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर कोई वायरस वगैरह न्यूज़ में है तो किस तरह का प्रश्न जो है पूछते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस HIV की तरह ही फैलता है, पहली स्टेटमेंट। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के विपरीत कोई टीका नहीं है, ठीक है। फिर ये कह रहा है विश्व स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की तुलना में कई गुना अधिक है ना। जितने ज़्यादा भैया HIV से संक्रमित है उससे बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस और बी और सी से संक्रमित है। फिर कह रहा है हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से संक्रमित कुछ लोगों में कई वर्षों तक लक्षण नहीं दिखते हैं। अच्छा, डी स्टेटमेंट तो ऐसे भी ठीक हो जाता है। ये कह रहा कुछ लोगों में कई सालों तक सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके कई सालों तक कीटाणु हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं बट सिम्टम्स नहीं दिखाई देते, बाद में पता चलते हैं। आई थिंक रेबीज इज वन ऑफ देम, राइट। तो कुछ बीमारियां है ना, कुछ मरीज हेपेटाइटिस बी सी के कुछ मरीज, हो सकता है कुछ मरीज ऐसे हों जिनको संक्रमण तो हो चुका है बट सिम्टम नहीं दिखा रहे दे रहे, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है तो ये तो भैया ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए HIV से ज़्यादा लोग जो हैं हेपेटाइटिस बी सी से पीड़ित है, ये भी एक बिल्कुल ठीक बात हो सकती है क्योंकि हेपेटाइटिस के टीकों को लेके गवर्नमेंट बहुत पहले से बहुत काम कर रही है ना। तो ये वाला भी मतलब क्या स्टेटमेंट ठीक ही है। अच्छा, हेपेटाइटिस बी HIV की तरह ही फैलता है, ये भी बात सही है ना, तो ये भी ठीक हो गया। अब ये कह रहा है हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी के विपरीत कोई टीका नहीं है, तो ये देखिए गलत है क्योंकि इसमें 2 फैक्ट थे स्विच कर दिए गए हैं, राइट। तो ये क्या है, यही बेसिकली गलत है, तो इसको क्या है आपने ध्यान रखना है। तो ठीक है, समझ गए। मैंने आपको बोला था ना जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं तब हमें एक टेंडेंसी पता चलती है यूपीएससी की कि वो किस तरह से पेपर सेट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पुराना है बट नए नए वायरस न्यूज़ में है, नई नई बीमारियां न्यूज़ में, तो किस तरह का प्रश्न बना सकते हैं, वी कैन गेट अ हिंट फ्रॉम दैट, है ना। इसीलिए इनके प्रैक्टिस भी करते रहना चाहिए, ठीक बात है। चलिए अब हम बात करते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज जो वेटलैंड्स हैं उनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का टैग बेसिकली मिल गया है। यहाँ पे देखिए PIB की कटिंग है 26 जुलाई को करीब 12 बजे जो है ये वाली न्यूज़ आई थी। तो इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया ने 5 वेटलैंड को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए डेजिग्नेट कर दिया गया है। कौन कौन से वो 5 है, बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर PCS एग्जाम्स ऑल्सो, राइट। तो यहाँ पे देखिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 5 नए रामसर स्थलों को बेसिकली नामित किया है।
रामसर स्थल और भैया इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दो अलग अलग वर्ड है। बेसिकली जो वेटलैंड लगते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे पारिस्थितिकी के लिए, हमारे नेचर के लिए, जो इम्पोर्टेंट है, उनको हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इम्पोर्टेंट वेटलैंड के रूप में घोषित करते हैं। उन्हीं को रामसर स्थल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनको जो घोषित किया जाता है एक रामसर कन्वेंशन इसके तहत किया जाता है, जिसका इंडिया एक सिग्नेचरी है। इन सब चीज़ों के बारे में आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, तमिलनाडु से 3 है, एक करिकिली पक्षी अभयारण्य, एक पल्लीकरनी मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और एक पिच्चावरम मैंग्रोव, राइट। मिजोरम से एक है पाला आर्द्र भूमि और मध्य प्रदेश से एक है साक्या सागर। पीआईबी पर देखिए ये एक पिक्चर दी हुई थी जो कि आप देख सकते हैं, राइट। इतना आप समझ गए। अब देखिए, पहले हमारे यहाँ जो आर्द्र भूमियाँ थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से महत्व की, वो पहले 49 थी। अब टोटल कितनी हो गई है? अब ये टोटल 54 हो गई है। ये गवर्नमेंट का डाटा है, याद कर लेना है। देखिए, मंत्रालय के पास फिलहाल जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री का ये कहना है कि भारत में एशिया में रामसर स्थलों की जो संख्या है वो सबसे अधिक है, यानी कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं एशिया में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा है। अब सबसे पहले हमें बताओ वेटलैंड होता क्या है, आर्द्र भूमि होती क्या है। अगर एक बहुत जनरल, बहुत ही सामान्य सी परिभाषा मैं आपको दूं तो एक आर्द्र भूमि बस बेसिकली जहाँ पे भूमि और स्थल मिलते हैं और उथला सा पानी भूमि में रहता है, ठीक है, और हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो रहते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज को जो अपने आचरण देता है उसको आप कह सकते हैं आर्द्र भूमि। ये बहुत ही जनरल डेफिनेशन है, लेकिन भूमि और जल ये एक साथ हो, ठीक है। तो देखिए, आर्द्र भूमियाँ पानी में स्थित मौसमी, टाइम टू टाइम या तो पानी भर गया या फिर स्थायी हमेशा ही होने वाले क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र हैं। कौन कौन इसके अंदर आते हैं? मैंग्रोव, मैंग्रोव दलदली ऐसी जगह होती है ना, तो मैंग्रोव, दलदल, यहाँ तक कि नदियाँ भी, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र में वो वाला एरिया जहाँ का 6 मीटर से कम जो है ऊंचे ज्वार वाला स्थान होता है, ये सब जो है वेटलैंड के अंदर आता है। दीज आर सम नेचुरल वेटलैंड्स, ये प्राकृतिक आर्द्र भूमियों के एग्जाम्पल हैं। अगर हम मानव निर्मित की बात करें तो अपशिष्ट जल उपचार वाले जो तालाब होते हैं, जलाशय वगैरह जो मानव ने बनाए हैं, वो सब भी वेटलैंड के अंदर आते हैं, ठीक है। देखिए, इंडिया ने वेटलैंड की थोड़ी सी डिफरेंट डेफिनेशन दी है, जो यूएस फिशरीज करके एक कोई उनका डिपार्टमेंट है जो उन्होंने दी है, ठीक है। हमें एक जनरल डेफिनेशन जो मानी जाती है उसको समझ में आना चाहिए, तो ये है, ठीक है। आप चाहें तो गूगल पे जो वेटलैंड्स हैं उनकी पिक्चर्स भी देख सकते हैं, देन आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब रामसर साइट क्या होती है? ये जो हमने 5 रामसर साइट घोषित की है, ये क्या होता है? तो देखिए, आर्द्र भूमियों पर एक रामसर कन्वेंशन को अपनाया गया 1971 में। कहाँ पर? ईरान का एक शहर जो कि रामसर में कैस्पियन सागर के दक्षिण किनारे पर स्थित है। और ये क्या है? एक अंतर सरकारी, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, जिसमें ये कहा गया भाई जो वेटलैंड हमें ये लगेंगे काम के हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखने की ज़रूरत है, उनके बारे में आपको गवर्नमेंट के तौर पर और ज़्यादा उपाय करने की ज़रूरत है, उनको रामसर साइट के रूप में लिस्ट कर देंगे। और माना जाएगा कि जिनको भी इस लिस्ट किया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, महत्वपूर्ण है। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, बट क्या करें, यही है ना। चलिए देखिए, भारत ने इस संधि को अपने 1 फरवरी 1982 में लागू कर लिया। वे आर्द्र भूमि क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं उनको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। इस कन्वेंशन का उद्देश्य विश्व में सतत विकास को ध्यान में रखते हुए ठीक स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका संधारणीय उपयोग, इस पर जो है बढ़ावा देना है। अब जब हम वेटलैंड्स पढ़ते हैं, रामसर कन्वेंशन पढ़ते हैं, तो हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए, वो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ये जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये रामसर सूची के ही एक भाग के रूप में शामिल है, ठीक है। तो भैया एक तो हो गया मोटा रजिस्टर,
जो कि है रामसर सूची। उसी रजिस्टर के बीच में एक छोटी डायरी है जो कि आपका मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है। वो छोटी डायरी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? मान लीजिए किसी वेटलैंड का पारिस्थितिकी चरित्र बदल रहा है या बदलाव हो सकता है, उसको कोई खतरा है, उसके बारे में ज्यादा एक्टिव होकर काम करने की जरूरत है, उसको हाईलाइट करके रखने की जरूरत है, उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में डाल देते हैं। जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, आदि लक्ष्मीकांत तो एक रीडिंग से समझ में आ जाती है, आदि लक्ष्मीकांत सेकंड रीडिंग में याद हो जाती है, आदि लक्ष्मीकांत 8वीं रीडिंग तक भी याद नहीं होती। आप क्या करते हैं, उसको हाईलाइट कर देते हैं, राइट। समटाइम्स यू मेक अ नोट्स आउट ऑफ इट, राइट। तो इसी तरह रामसर साइट्स पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, उनको हाईलाइट कर देते हैं अलग से, उसको बोलते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। ठीक है, इतना समझ गए। अब अगर भारत की बात की जाए तो इस छोटी डायरी में क्या भारत का भी कोई है? तो हाँ, पहले 3 थे। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान का है, दूसरा लोकटक झील जो कि मणिपुर का है, तीसरी चिल्का झील थी उड़ीसा की। इसको देखिए अब यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा कि भैया वो जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं लेकिन उनके पारिस्थितिकी चरित्र में परिवर्तन हो रहा है या तकनीक की विकास, प्रदूषण या मानव के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होने की संभावना है, उसको इस डायरी में रख देते हैं। ठीक, चलिए अब इस पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र भूमियां हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। आर्द्र भूमियां तटीय इलाकों की रक्षा करती हैं और बाढ़ की घटनाओं में कमी लाती हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है ये प्रदूषकों को अवशोषित करके पानी की गुणवत्ता में सुधार लाती हैं। तीसरा कह रहा है ये जल विद्युत के महत्वपूर्ण क्या है, सोर्सेस है। फिर ये कह रहा है भूमि आधारित कार्बन का 1/3 जो है पीटलैंड में संग्रहित, पीटलैंड एक तरह का वेटलैंड ही होता है। ठीक है, मॉर्शी सी भूमि होती है, तो भैया इसमें संग्रहित है। ये अब आपको बताना है कौन कौन सा सही है। तो देखिए वेटलैंड के इकोसिस्टम के लिए बहुत सारी सर्विसेज है, ये ब्यूटीफुल होते हैं, टूरिज्म के लिए यूज होते हैं, बहुत सारे मेडिसिनल पौधे हमें यहाँ से मिलते हैं, माइग्रेटरी स्पीसीज यहाँ पर रहती हैं, जल विद्युत के लिए इनको यूज किया जा सकता है, बाढ़ वगैरह के टाइम पे नेचुरल बैरियर का ये काम करते हैं, पानी की क्वालिटी को अच्छा करते हैं। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चारों ही स्टेटमेंट आपके ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। तो कह रहा है कौन सा सही है, तो डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। क्या है? सकुराजिमा ज्वालामुखी। ठीक है, मैं पता नहीं इसको सकुरजिया पढ़ती हूँ क्या है, सकुराजिमा ज्वालामुखी। तो देखिए जापान का जो प्रमुख पश्चिमी द्वीप है क्यूशू, उसमें सकुराजिमा ज्वालामुखी का विस्फोट देखा गया। तो भैया जापान में सबसे ऊपर कौन सा है? होक्काइडो है ना। फिर कौन सा है? होन्शु है। हमने देखिए मैप के कुछ वीडियोस 2022 के प्रीलिम्स से पहले कवर की थी। ठीक है, तो मीन्स होने वाला है उन वीडियोस का काफ़ी अच्छा आउटपुट देके गया था। वहाँ पे हमने मैपिंग को समझा था, इन साले वाले आइलैंड्स को भी हमने वहाँ पर समझा था। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए पहले होक्काइडो है, फिर होन्शु है, देन आपका कौन सा था? शिकाकू है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका क्यूशू आइलैंड है जो हाईलाइटेड वन है। ठीक है, तो ये कौन सा है? वेस्टर्न वाला है जो सबसे साउथ वेस्टर्न साइड पे पड़ता है। ठीक, चलिए तो देखिए जो सकुराजिमा है वो जापान के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसमें नियमित रूप से विस्फोट होते रहते हैं और ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। देखिए ज्वालामुखी वोल्केनोस के अलग अलग टाइप होते हैं, शील्ड वोल्केनो, कॉल्डेरा वाला, स्ट्रेटो वाला, कोन वोल्केनो। तो उनमें से जो स्ट्रेटो वोल्केनो है ये इसका टाइप है। ठीक है, 8वीं शताब्दी से इसमें विस्फोट दर्ज किए गए थे, तब से इसमें खतरनाक रूप से विस्फोट होते रहते हैं। तो देखिए बेसिकली स्ट्रेटो वोल्केनो, जिसको कंपोजिट कोन वोल्केनो भी बोलते हैं, ये होता किस तरह का है? एक तो शील्ड वोल्केनो जो कि कुछ इस तरीके का होता है, इसके कंपैरिजन में इसका कोन काफी स्टीप होता है। ठीक है, कोन थोड़ा स्टीप होता है। दूसरा देखिए इसमें क्या होता है, जो लावा होता है वो श्यान होता है, गाढ़ा चिपचिपा होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें एक वेंट होती है जिससे मैग्मा ऊपर जाता है। ठीक है, कोन बढ़िया बना रहता है एकदम। और इसमें बेसिकली लावा की
की और जो प्रोक्लास्टिक मटेरियल होता है उसकी लेयर्स बनी रहती है, इसीलिए इसको कंपोजिट भी बोलते हैं। जैसे ये एक लावा की लेयर है, क्योंकि लावा गाढ़ा था वो जम गया है, फिर यहाँ पे कुछ ईंट पत्थर राख वगैरह होगा, फिर एक लावा की लेयर होगी, और इस तरीके से ये लेयर्स में बटा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर कई बार ये जो लावा जमता रहता है और नया विस्फोट जब होता है, एक छोटा सा क्रेटर भी, हमें छोटी सी खाई भी देखने को मिल जाती है, ठीक बात है। तो स्ट्रेटोवोल्केनो आइए समझते हैं। अपेक्षाकृत खड़ी ढलान, ये क्या है? अपेक्षाकृत खड़ी ढलान है, ठीक बात है। और शील्ड ज्वालामुखी की तुलना में अधिक शंकु का आकार, मोर कोनोनिकल इसकी जो है एक तरीके से फीचर होता है। श्यान चिपचिपा लावा होता है, इसलिए वो आसानी से बहता नहीं, तो जब वो आसानी से बहकर दूर नहीं जाता तो दोनों भुजाओं के ही पास जो है चिपकता रहता है, जिसकी वजह से तीखा कोन बनता रहता है। चिपचिपा मैग्मा गैस के निर्माण के कारण स्ट्रेटो ज्वालामुखी में अधिक विस्फोट का कारण बनता है, इसीलिए अधिक विस्फोटक होते हैं, ठीक है। क्लास में सर आपको इतने ब्यूटीफुल तरीके से ज्योग्राफी में कवर कराते हैं कि आपको सब समझ में आ जाता है, ठीक है। अब भारत की भी बात कर लेते हैं, जापान से भारत आ जाते हैं। भारत में देखिए अंडमान द्वीप समूह में जो बैरन द्वीप है वो एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी जो है भारत का है, बाकी और भी हैं बट वो एक्टिव नहीं है, जैसे नारकोंडम अंडमान द्वीप समूह, बारातांग अंडमान द्वीप समूह, दक्कन ट्रैप्स महाराष्ट्र का। दक्कन ट्रैप्स आपको याद होना चाहिए, पूरा बेसाल्टिक है ना, उसका लावा उसी की लेयर से वो बना है, ज्योग्राफी में डिटेल से पढ़ेंगे। दिनोधर पहाड़ी गुजरात में, ढोसी पहाड़ी व्हाट इज इट हरियाणा में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखिए ये अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें से दो स्टेटमेंट जो कि डी है और जो कि ए है, ये यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, बाकी की दो स्टेटमेंट मैंने बनाई है आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, ठीक है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो ज्वालामुखी के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, राइट, एक्टिव वोल्केनो है, बल्कि एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है। फिर ये कह रहा है मैग्मा का निष्कासन तब होता है जब पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट अभिसारी जो है गति करते हैं, राइट। तो भाई अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आइए तो देखते हैं। देखिए बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स की दो गतियों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। एक गति तो वो होगी जिसमें क्या है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर की ओर गति कर रही हैं, राइट। जब प्लेट्स दूर की ओर गति करती हैं तो नीचे वाली जो बेसिकली आपका मैग्मा बना रहता है, ये बेसिकली इस भरे हुए बचे हुए स्पेस से बाहर जो है निकल जाता है। तो जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तब जो है मैग्मा बाहर आता है, और वो मैग्मा का जब प्रेशर आता है तो विस्फोट होके बेसिकली आपका वो लावा बाहर निकल जाता है। दूसरी देखिए क्या होती है, जब प्लेट एक दूसरे की ओर गति करे, अपसारी और अभिसारी गति की मैं बात कर रही हूँ, जब एक दूसरे की ओर बेसिकली क्या करेंगी, गति करेंगी, तो एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा एक दूसरे के एकदम पास आ जाएंगे, इसमें से जो हल्की प्लेट होगी वो भारी प्लेट के नीचे चली जाएगी। तो एक टाइम के बाद कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। जब ये प्लेट यहाँ आ जाती है तो हीट की वजह से मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। तो ये जो पिघला हुआ फिर लावा है, अगेन क्या है, मैग्मा है, ये लावा के रूप में ऊपर जो है बाहर आ जाता है। तो अगर कोई आपसे ये कहे कि मैग्मा का निष्कासन केवल अपसारी गति की वजह से होता है, रॉन्ग, क्योंकि अभिसारी और अपसारी दोनों की वजह से वो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली सिर्फ दो गतियों के बारे में ही पढ़ाया है, ज़्यादा डिटेल से हम क्लास में अपने पढ़ने का ट्राई करेंगे, ठीक है, ये हम समझ गए। अब देखिए इसके बाद थर्ड स्टेट, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि कह रहा है टेक्टोनिक प्लेट अभिसारी गति करती है, तो जो हमारा निष्कासन है मैग्मा का होता है, राइट। फिर एक कम श्यानता वाला बहता हुआ लावा हल्के ढलान वाले शील्ड ज्वालामुखी का निर्माण जो है करता है। कम श्यानता वाला, कम श्यानता मतलब कम चिपचिपा, कम गाढ़ा, तो कम गाढ़ा थोड़ा दूर तक फैलेगा, ठीक है। तो ढलान वाले शील्ड ज्वालामुखी का निर्माण करता है, दिस इज अगेन राइट, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट,
पिछली बार 1991 में बैरनदीर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और तब से ये निष्क्रिय है, ये यूपीएससी ने पूछा था। तो देखिए 1991 के बाद भी इसमें 2000 आई थिंक 15-16 तक विस्फोट देखने को मिले थे। आई डिडंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, बट हाँ विस्फोट हमें टाइम टू टाइम इसमें देखने को मिले थे। ठीक है, एक्टिव है। तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट था कि बस 1991 में ही लास्ट था फिर नहीं हुआ, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से ना सिर्फ करंट अफेयर बल्कि उसके साथ स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स क्या पढ़ना चाहिए वो सब हम कवर करते हुए चलेंगे। साथ हमारा बना रहेगा और आप लोगों को मुझे थैंक यू बोलना है स्पेशली। कल आपने जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, मुझे इतना मोटिवेट फील हुआ है कि मैं और ज़्यादा मेहनत करूँ और बेहतर आपको पढ़ा दूँ। अपना प्यार इस तरफ बनाए रखिएगा, मैं मेहनत करते रहूँगी और हम लोग साथ मिलकर पढ़ाई करते रहेंगे। तो वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।